स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग CUET के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2023 में पूछे गए थे। तो काफ़ी स्टूडेंट को रीज़न असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी। इसको लेकर के भी एक वीडियो हमने एक्सक्लूसिवली रीज़न असर्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, उसका एग्जैक्ट वे क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो श्योरली उस वीडियो को ज़रूर देख लो। तो पहले तो हम स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे चूंकि मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो उसको उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में करके पूछना स्टार्ट करा है, जहाँ पे बेसिकली मान लो दो क्वेश्चंस हैं और चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दोनों सही हैं, दोनों रॉन्ग हैं, तो CUET 2023 में आया है। तो बहुत ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली हम लोग मॉक टेस्ट में भी पूछते रहते हैं CUET के। तो पहला स्टेटमेंट, पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट 1 सही है कि गलत है, फिर स्टेटमेंट 2 देखेंगे सही है गलत है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल तब होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आई होप ये पढ़ा होगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो उसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने की कोशिश करते हैं, और उससे हमें लीस्ट वैल्यू a की बतानी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ a। तो b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, -log a³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा log a³ इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा log रिमूव कैसे करते हैं? log रिमूव करते हैं y इज इक्वल टू log x⁻a अगर लिखा है तो a टू द पावर y कर दो, x आ जाएगा a टू द पावर y। ठीक है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये log रिमूव करने पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वलिटी सेम आती है। और यही बेस अगर 0 से 1 होता तो इनइक्वलिटी लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाती। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस साइन नहीं लिया हमने, माइनस लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये -4 आएगा। सो दिस इज एक्चुअली a इज लेस देन और इक्वल टू 1/81। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज 1/81। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखो क्या होता है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो अगर अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा है? फर्स्ट और थर्ड। तो पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बना है। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो क्या बोला गया स्टेटमेंट में, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स का हार्मोनिक मीन बताना है। तो पहले हमें सम ऑफ रूट निकालना होगा। इसके रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट जरा देखो क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स 4 + √5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है, 5 + √2। ठीक है, क्लियर है बात? तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा आ गया 4 + √5 डिवाइड बाई
5 प्लस रूट 2 एंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से 5 प्लस रूट 2। इनका HM बताना है, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। चेक कर लेते हैं, 2 अल्फा बीटा क्या आ रहा है, 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 4 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे, सो दिस इज 4। क्या आ रहा है आंसर, 4। चेक करके देख लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, ये 4 प्लस रूट 5 कैंसिल हो गया, तो HM आ रहा है 4 और यहां पे HM क्या दे रखा है, 2। इट मीन्स स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग, और स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है, इट मीन्स थर्ड इज द आंसर। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। तो काफ़ी मिक्स एंड मैच क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों सॉल्व करने पड़े। लेकिन अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये भी एक कैटेगरी है CUET में जहां पे 4 पार्ट हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और पूछा गया है कौन से ट्रू हैं। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो रिलेटिवली काफ़ी आसान होते हैं चारों पार्ट डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जैसे पहला पार्ट अगर देखो, इफ A एंड B आर 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, A और B 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, मतलब जिनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या AB का इन्वर्स A इन्वर्स B इन्वर्स होता है, नहीं। आई होप मैट्रिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। लाइक ABC का इन्वर्स अगर हम निकालें तो दिस इज C इन्वर्स, B इन्वर्स, A इन्वर्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो, एक से ही काफी फायदा हो जाता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे राइट है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, A रॉन्ग है, और बोला गया यहां पे A देखो इंक्लूडेड है, तो A राइट नहीं हो सकता, पहला गलत। तीसरा गलत, ठीक है। अब बचा क्या, क्योंकि यहां पे A राइट दे रखा है, यहां पे भी A राइट दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बचा। अब देखो, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इन्वर्टिबल। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो आई होप ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होती है। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, तो सेकेंड भी गलत हो गया। अब बचा क्या, फोर्थ। सिंपली कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। तो चारों पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 पार्ट सॉल्व करके भी तुम आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप नेक्स्ट टाइम इस तरह क्वेश्चन से कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम में। अब मेन दिक्कत आती है रीजन असर्शन में, और बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन रीजन असर्शन पे नहीं पूछते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। और रीजन असर्शन में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन एक स्टेटमेंट है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, अगर दोनों में से कुछ गलत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से दोनों सही है तो अब आके स्टूडेंट फंस जाते हैं कहां पे, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में। क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्या रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, इन दोनों जगह पे आके स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो तो सिंपली, अगर चलो एक बार चेक कर लेंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो तो इसको तुम क्वेश्चन मान लो और ये तुम्हारा आंसर हो जाए बिकॉज करके, और पूरा सेंटेंस बोलने में अगर एक रिदम बन रहा है, एक पॉजिटिवनेस लग रही है तुम्हें, नहीं ये चीज सही है, तब तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो 2 तरीके होते हैं, या तो पूरा सेंटेंस साथ में बोलना है बिकॉज बोल करके, या इसको क्वेश्चन मान लो और ये उसका रीजन सोल्यूशन मान लो, ठीक है।
ये उसका कंसेप्ट मान लो, तब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो देखते हैं पहले असर्शन, इफ am and gm between two numbers are in ratio m is to n, then the ratio of these number, तो ठीक है, नंबर्स को हम a और b मान लेते हैं। इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। am और gm का रेशियो तुम्हें m is to n दे रखा है, यहां पे तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने पे a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, और इधर आ जाएगा m प्लस एन, m माइनस एन। अच्छा, a को तुम रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो, b को रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी, मतलब ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ गया। तो पूरे का स्क्वायर m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, अंडर रूट ले लेते हैं। और अगेन यहां पे फिर से तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दो, इन दोनों को ऐड कर दो न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा ठीक है। स्क्वायरिंग कर लो, टू टू कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी। इधर स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 2m आएगा प्लस 2ab, नीचे स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2m माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो a बाई बी इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो आई होप प्रोसेस समझ रहे होगे। और मेन चीज अभी हमें चेक करना था, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो असर्शन सही है। ठीक है, अब हमें रीजन देखना है, ये भी एक स्टेटमेंट है और आपस में इनका क्या लेना देना है। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज्ड टू द सेम पावर, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर 2 क्यूब, क्या ये जीपी है? ठीक है, अगर दोनों तीनों में सेम पावर रेज कर दें, लाइक सपोज कर लो तीनों में हम पावर 4 कर रहे हैं, तो क्या रिजल्टिंग सीरीज फिर से जीपी में आएगी? पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12। अभी भी देखो कॉमन रेशियो 2 की पावर 4 का आ रहा है, तो रिजल्टिंग सीरीज जीपी में है। इट मींस असर्शन भी सही है। ठीक है, असर्शन सॉरी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। अब मेन दिक्कत आती है, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन? तो आई होप यहां पे अगर अपना कॉमन सेंस यूज करो तो इस प्रूफ में कहीं पे भी जीपी का कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं है। यहां पे सिर्फ एम जीएम और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करा है हमने। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो बस एक सॉल्यूशन है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है यहां पे वो एम जीएम का है, तो इसका असर्शन का रीजन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो बड़ा सिंपल था, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आराम से एक बार देख लो क्वेश्चन को, और सिंपल सा है, बिकॉज लगा दो। अगर ये चीज इसके थ्रू लग रही होगी
तब तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। लेकिन यहां पे कहीं पे भी जीपी का कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ एएम जीएम का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहां पे। और बाकी सॉल्विंग में तुम किस तरह से कर रहे हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इज नॉट द रीजन। हम सॉल्विंग इसकी किसी और भी तरीके से कर सकते थे, इसको डिवाइड करके रूट ए बाई बी और इधर ये रूट बी बाई ए करके क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते थे। तो रीजन यहां पे जो होना चाहिए वो एएम जीएम का होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। अगेन ये सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। असर्शन क्या, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, अच्छा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ईच ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल डिजिट। ये डिजिट्स दे क्या रखी है, 0 1 1 2 बार, 2 2 2 3 बार। इससे 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है, ऑब्वियसली डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो डिफरेंट नंबर डिफरेंट डिजिट से तो नहीं बन सकते, डिजिट्स तो रिपीट होंगी ही होंगी। तो अब पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। ये कितने नंबर है टोटल, 6। नॉन जीरो नंबर कितने हैं, 5। तो यहां के लिए 5 चॉइस। यहां पे 0 आ सकता है, लेकिन इनमें से जो आ चुका है वो नहीं आ सकता है, यहां के लिए 5 चॉइस। यहां के लिए 4, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2, यहां के लिए 1। और अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, बट 2 2 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी 1 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, ये 2 से डिवाइड कर लो, 2 10, ये 10 आ गया, 50 इज द आंसर। ठीक है, तो देखें यहां पे आंसर 50 दे रखा है, इट मींस स्टेटमेंट 1 इज राइट। और स्टेटमेंट 1 इज राइट, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, स्टेटमेंट 1 इज राइट, तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं सेकंड। देयर आर 4 5 3 6 पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग अ 4 डिजिट नंबर विच हैव ऑल द डिस्टिंक्ट डिजिट। सारी डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, 4 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स नहीं दी जाए तो मान के चलो 0 से लेके 9 तक कोई भी यूज कर सकते हो, तो 0 से लेके 9 तक कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 9 चॉइस। सेकेंड प्लेस पे और कुछ आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहां आ गया है वो नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, 9 चॉइस। यहां के लिए 8, यहां के लिए 7, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, ये 4 5 3 6 ही आएगा। इट मीन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट, हेंस फर्स्ट इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट फिर से रीजन असर्शन क्वेश्चन आ गया। असर्शन और रीजन दे रखे, tan स्क्वायर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2। आई होप ये तुम्हें पता होना चाहिए कि tan x π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, ये π/2, ये माइनस π/2, इधर इसको बनाओ, अगर tan x 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी tan x π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो tan स्क्वायर x भी π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। tan स्क्वायर x में सिंपली बस करना यह है कि जो पोर्शन नीचे है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करा लो, जो पोर्शन नीचे है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करा लो। तो tan स्क्वायर x π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका है, दोनों में से कुछ गलत हो जाए, असर्शन इज रॉन्ग। और यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि दोनों रॉन्ग। अगर एक चीज भी गलत हो गई तो देखो बोथ आर ट्रू, ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे, बोथ आर ट्रू। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अभी बोल जाओ ए फॉल्स आ रहा है,
तो दोनों में से अगर एक गलत हो गया तो फिर एक ही स्टेप में तुम्हें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, या तो थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस π/2 पे, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो बाय द वे ये सही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों में से अगर एक भी गलत हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। सो स्टूडेंट, अगेन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट देखो, और इस तरह क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि तीनों पार्ट सॉल्व करो, दो मैक्सिमम दो सॉल्व करने से आंसर मैच कर जाता है 100%। पहले हम ये देख लेते हैं, ए कॉस ए बी कॉस बी के बराबर है। आई होप साइन रूल सबने पढ़ा होगा। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। इसको के ले लोगे तो ए आ जाएगा के साइन ए, बी आ जाएगा के साइन बी, सी आ जाएगा के साइन सी। तो सिंपली साइन रूल के अकॉर्डिंग ए की जगह रख दो के साइन ए कॉस ए, बी की जगह रख दो के साइन बी कॉस बी, के कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया और ये साइन 2b का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, एक रिजल्ट तो यहां से सीधा सीधा मिल जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2b। इसका मतलब a इज इक्वल टू b, हेंस इट इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा? आइसोलेस ट्रायंगल। और क्या बोला है? आइसोलेस हो या राइट एंगल हो। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही आता है, तो क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई माइनस 2b, और अब एंगल को इक्वेट कर लो, 2a इज इक्वल टू पाई माइनस 2b, a प्लस बी आ जाएगा π/2। और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a प्लस बी π/2 रखोगे तो c π/2 आ जाएगा। इट मीन्स राइट एंगल। तो या तो आइसोलेस होगा या राइट एंगल होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आइसोलेस और राइट एंगल। ठीक है, स्टेटमेंट एक सही आ गया। तो एक पार्ट सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। पहला सही है और पूछा गया है कौन से ट्रू हैं। इसमें बोला गया है ए एंड बी ओनली ट्रू हैं, बी एंड सी ओनली ट्रू हैं, तो ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि ए भी सही है। थर्ड ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट था, ए एंड सी, इसको तो अभी कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ बी सही है, ये भी गलत है क्योंकि ए भी सही है। तो दो ऑप्शन देख रहे हो एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी में चेक करना है, कोई भी एक पकड़ लो जो तुम्हें आसान लगता है। लाइक सी, बी देख सकते हो और सी भी देख रहे हो। सी रिलेटिवली आसान है। R1 R2 R3 आई होप पता होगा, एक्स रेडियाई होती हैं। R1 R2 R3 HP में है, तो ABC साइड्स आर नॉट इन AP। R1 तुम्हें पता होना चाहिए, एक्स रेडियस का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, S माइनस ए R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी R3 डेल्टा अपॉन S माइनस सी। R1 R2 R3 HP में है, तो 2 अपॉन R2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 HP का रिजल्ट है। यहां पे वैल्यू रख दो, 2 अपॉन R2 1 अपॉन R1 1 अपॉन R3, ये R3 हो जाएगा S माइनस सी डिवाइड बाई डेल्टा, तो 2S माइनस 2B 2S माइनस A माइनस C, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। इसका मतलब ABC AP में है और स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, AP में नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रखना। तो इट मीन्स C गलत है, C गलत है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, A और C सही नहीं है।
मतलब सी सही नहीं है तो ए एंड सी बोथ आर ट्रू गलत है, तो फिर ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट। क्लियर है? तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, दो स्टेटमेंट मैक्सिमम दो, अगर चार है तो मैक्सिमम वहां पे भी कई बार दो से काम बन जाता है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं जहां पे हो सकता है ज़्यादा चेक करना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे आते हैं वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, ध्यान से देखो सभी लोग, सेट्स का यहां पे यूज है। पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से रॉन्ग हैं, ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो या तो यहां पे सेट थ्योरी में ये रिजल्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए, या फिर कैसे प्रूफ करा जाता है इस बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। एक्चुअल में ये रिजल्ट गलत है, इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये आता है a माइनस बी, अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है a माइनस सी, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट सही है, अगर ये इंटरसेक्शन है, सॉरी यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिविजुअली तुम सबट्रैक्ट कर दो। ये यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलो इन दोनों को एक बार प्रूफ कर लेते हैं, जिससे सेट थ्योरी भी एक बार रिवाइज हो जाएगी तुम लोगों की। तो पहला रिजल्ट है a माइनस बी यूनियन सी। पहले करते हैं a माइनस बी यूनियन सी, यह आता है a माइनस बी, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा a माइनस सी। इसको हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम LHS से। सपोज कर लो देयर इज एन एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। इसका ये भी तरीका है, काफी डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन, और एक तरीका वेन डायग्राम से भी है, उसको भी चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है कौन सा गलत आ रहा है। आई होप ये डिफरेंस ऑफ सेट पता होगा। ए से पूरा पोर्शन बी यूनियन सी का तुमने निकाल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि x ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट मतलब एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। x बी यूनियन सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। बी यूनियन सी समझ रहे हो ना, बी ना तो बी से ना सी से ना दोनों से। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x ना तो b से बिलोंग कर रहा है ना ही c से बिलोंग कर रहा है, ना तो a से बिलोंग करेगा ना ही c से बिलोंग करेगा, बीच में एंड आएगा। अब इसको तुम ऐसे बोल सकते हो x a से तो बिलोंग कर रहा है बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x a से बिलोंग कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। a से बिलोंग करे और b से ना करे तो हम इसको a माइनस बी बोल देंगे। एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाएगा? x a माइनस सी, तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। क्लियर है? तो ये बात प्रूव हो गई। और यहां पे देखो गलत दे रखा है, सॉरी सही दे रखा है, बी इज द राइट आंसर, बी राइट है। अच्छा, इसी साथ हम ये भी प्रूफ कर लेते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये आता क्या है? a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन याद रखना, और भी किसी एग्जाम में आ सकता है या CUT में भी रिपीट हो सकता है। a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसको प्रूफ करना है। ये होता क्या है एक्चुअल में? ये होता है a माइनस बी इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में a माइनस सी। कैसे देखते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से करते हैं, x बिलोंग कर रहा है a से, a माइनस बी इंटरसेक्शन c से।
इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a से, बट एंड x b इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं कर रहा है। b एंड c दोनों में नहीं है x, ठीक है, b एंड c दोनों में नहीं है x, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है। x जो एलिमेंट है वो b और c दोनों में कॉमन नहीं है। सो x बिलोंग्स टू a एंड, अच्छा b इंटरसेक्शन c में नहीं है, इसका मतलब b में हो सकता है, c में ना हो, या c में हो सकता है b में ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? b में हो सकता है c में ना हो, c में हो सकता है b में ना हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मतलब या तो x b से बिलोंग ना करे या फिर x c से बिलोंग ना करे, ठीक है। दोनों में से किसी एक से बिलोंग ना करे या दोनों से भी बिलोंग ना करे तो चल जाएगा। तो बीच में यहां पे और आ गया, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c, मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस b, और को लिख दो यूनियन, x बिलोंग्स टू आ रहा है, बिलोंग्स टू a माइनस c। सो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या आ रहा है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। क्लियर है? तो आई होप नेक्स्ट टाइम से रिजल्ट याद रहेगा। तो फर्स्ट रिजल्ट गलत है, आई होप इतने से ही शायद काम बन जाए। ट्रू रिजल्ट्स पूछे हैं तो ए बी सी सही है, गलत है ये बी सी डी बी सी। देख रहे हो यहां पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बी सही है, सी डी ओनली गलत है, मतलब सही है तो ये गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन बचा बी सी, एटलीस्ट हमें सी तो चेक करना ही पड़ेगा। अच्छा ए माइनस बी, आई होप वेन डायग्राम में तुम्हें पता है ए माइनस बी क्या होता है। दिस इज ए माइनस बी करेंगे तो ओनली ए आ जाएगा। और ए माइनस बी कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आई होप यही चीज लिखी है, तो सी भी सही है। तो अब देखो बी सी सही है, अभी भी बीच में फंसे हैं क्योंकि डी अब फिर से चेक करना पड़ेगा हमें, बिकॉज बी सी दोनों सही हो गए, बी सी डी भी चेक करना पड़ेगा, तो डी भी चेक करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे तुम्हें चारों ऑप्शंस, चारों स्टेटमेंट चेक करने पड़े। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम बी माइनस सी से, ये क्या ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन ही होगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, मिसप्रिंट है, सिमेट्री में ही होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बाय द वे गलत है, तो बी सी इज द राइट ऑप्शन। और एक बार इसको भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं जिससे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। कैसे करते हैं इसको हम लोग, x लेट x बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों में कॉमन है, x a से भी बिलोंग कर रहा है एंड x b माइनस सी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x a से भी बिलोंग कर रहा है एंड x b माइनस सी से बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि x b से बिलोंग कर रहा है एंड x c से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। b माइनस सी से बिलोंग करने का मतलब, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, हर जगह एंड आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड मतलब इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अच्छा ये a माइनस सी होगा, बाय द वे दिस इज a माइनस सी, ठीक है। ये गलत लिख दिया है, यहां पे a माइनस सी आएगा ये। तो x
बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों से, एंड ए से कर रहा है बट सी से नहीं कर रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ये राइट आंसर है। तो आई होप समझ रहे होगे ये वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दिस इज द राइट आंसर। ए माइनस सी है, ये गलत लिख दिया था हमने, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया। डी ऑप्शन सही होने पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, और इसको वेन डायग्राम से भी प्लॉट करके चेक करा जा सकता है। फर्दर आगे की वीडियोस में वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ये डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन। एसर्शन क्या है, -3 से 3, तो आई होप तुम्हें पता होगा, डेफिनेट में पढ़ा होगा, अगर लिमिट कभी भी सिमेट्रिकल हो -a से a, तो डिपेंड करेगा कि fx इवन है कि fx ऑड है। अगर fx इवन है तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है, और अगर fx ऑड है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है। आई होप ये डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है। ठीक है, एसर्शन पहले चेक कर लेते हैं, -3 से 3 x³ dx। आई होप सबको पता होगा x³ एक ऑड फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करो तो -x³ माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी 0, ये 0 हो जाएगा। 5 एज अ कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, थ्री माइनस ऑफ -3 6 30। तो एसर्शन इज राइट, एसर्शन इज राइट। अब हमें देखना है रीजन। ये पूछा गया है क्या ये फंक्शन ऑड है, तो x को रिप्लेस कर दो -x से, तो पूरा माइनस साइन कॉमन नहीं आ रहा है, देखो -5 हो गया, x³ +5 की जगह x³ -5 हो गया, तो ये ऑड फंक्शन नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है, दोनों में से एक गलत हो जाए, दोनों में से एक गलत हो गया तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। A ट्रू है बट R फॉल्स है, थर्ड इज द आंसर, सिंपली तीसरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि रीजन एसर्शन कैसे सॉल्व करना है। देन फिर से अगेन रीजन एसर्शन क्वेश्चन है, और यहां पे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन अ चेस बोर्ड, और रीजन भी पढ़ लो। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन अ सेट ऑफ m पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर n पैरेलल लाइन इज mc2 into nc2। आई होप अगर तुम लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर m लाइंस पैरेलल हैं टू ईच अदर, these are m parallel lines intersected by n parallel lines, these are n parallel lines। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, पैरेललोग्राम में 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो कोई भी 2 यहां से पकड़ लो तुम, लाइक m में से कोई भी 2 ले लो, ये ले लो और ये ले लो, mc2, और n में से कोई भी 2 ले लो, ये ले लो और ये ले लो। तो टोटल जो पैरेललोग्राम बनेगा वो देखो, दिस इज द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया mc2 इंटू nc2, mc2 इंटू nc2 इज द पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, और यही रीजन यहां पे एप्लीकेबल होगा। रीजन सही है। अब हम एसर्शन देख लेते हैं। अच्छा, चेस बोर्ड में तुम्हें पता होना चाहिए, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी 9 होती हैं और वर्टिकल लाइंस भी 9 होती हैं, और जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे सब रेक्टेंगल बनेंगे, तो 9c2 इंटू 9c2 सेम फॉर्मूला लगेगा, और ऑब्वियसली रीजन यही है, एग्जैक्टली रीजन यही है। तो अगर एसर्शन सही हुआ तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। 9c2 की वैल्यू तुम निकालोगे तो 9 इंटू
8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 36 करोगे 1296 ही आएगा। तो एसर्शन सही है, रीजन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, क्योंकि एग्जैक्टली यही इसी वजह से हम फर्स्ट में ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन रीजन असर्शन क्वेश्चन, एन एलिवेटर स्टार्ट विथ अ पैसेंजर एंड स्टॉप एट एन फ्लोर। तो एलिवेटर पे अगर ग्राउंड फ्लोर पे बैठ रहे हो तो ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं उतरोगे, जो अब आगे के एन फ्लोर है वहां पे हम उतरेंगे। m इज लेस देन और इक्वल टू n, एंड एलिवेटर स्टार्ट विथ, ये m होगा, m पैसेंजर्स और n फ्लोर है। द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू पैसेंजर अराइव होगा एट द सेम फ्लोर, मतलब जितने भी n फ्लोर्स हैं सब में अलग अलग उतरना है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, सैंपल स्पेस और ऊपर क्या है, फेवरेबल केसेस। ठीक है, सैंपल स्पेस ऊपर फेवरेबल केसेस। तो n फ्लोर्स हैं, m पर्सन्स हैं। अच्छा, सैंपल स्पेस में क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी उतर सकता है। तो पहले पर्सन के पास n चॉइस, दूसरे के पास भी n, तीसरे के पास भी n, हर एक पर्सन के पास n चॉइस है। तो n इंटू n इंटू n, m टाइम्स करोगे तो n टू द पावर m आ जाएगा। फेवरेबल केसेस में सबको अलग अलग फ्लोर्स पे उतरना है। तो m पर्सन्स हैं और n चेयर्स, मान लो ये n चेयर्स हैं, n चेयर्स को ऑब्वियसली n बड़ा होगा तभी अलग अलग फ्लोर पे उतर सकते हैं। तो यहां पे तुम NPR का फॉर्मूला लगा दो, जहां पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, n चेयर्स में m पर्सन्स को बैठाल दो, NPM। आई होप यही असर्शन में दे रखा है, देख लो एक बार। असर्शन क्या है, NPM अपॉन m की पावर n। अच्छा, m की पावर n है, ये आना चाहिए n की पावर m, तो ये गलत है। और अगर गलत हो गया तब तो बहुत आसान है, असर्शन गलत हो गया, इट मींस फोर्थ इज द आंसर, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे रीजन में भी मान लो अगर ये n की पावर m भी होता तो रीजन में सिंपली ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसका ऊपर वाली सॉल्विंग से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये n की पावर m होता तो दोनों सही हैं, नीचे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दे रखा है, दोनों सही है, लेकिन इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो हम लिखते हैं ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ऊपर वाले सॉल्विंग का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक सर्कल की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। असर्शन रीजन, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट then the line joining their center is perpendicular to the common chord। चलो एक बार इसको हम कोशिश करते हैं प्रूफ करने की। दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं, और अगर आंसर में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर दिक्कत होती है। ए और बी को मिलाने पे इसकी कॉमन कॉर्ड बन जाएगी। सेंटर मान लेते हैं ओ डैश है, ठीक है। कॉमन कॉर्ड क्या हो गई, कॉमन कॉर्ड इज ए बी। अच्छा, आई होप अगर ये पता हो, ये इसका मिड पॉइंट होता है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि सेंटर से, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, ये जो कॉमन कॉर्ड है सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, कॉमन कॉर्ड सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। आई होप ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए। सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो मिड पॉइंट पे मीट करता है, और अगर ये श्योर है कि मिड पॉइंट है, इसका उल्टा कर दो, अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो कॉर्ड का,
तो उसके सेंटर से पास करेगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 90 होगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी करा जा सकता है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो प्रूव भी कर लेंगे इसको। तो आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें याद भी रखना है इसको। रीजन क्या है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट द सेंटर। बिल्कुल सही है, रीजन यही है। कोई भी 2 chord ले लो सर्कल की और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो सेंटर से ही पास करेगा। बिल्कुल सही है, और यही रीजन है, एग्जैक्ट रीजन भी यही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आई होप यहां पे क्या रिजल्ट यूज हो रहा है, ये थ्योरम सबने पढ़ी होगी। सर्कल पे कि किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसके मिड पॉइंट पे मीट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये दोनों चीजें हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और आगे के लिए एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज π/2 होगा, ये π/2। अच्छा, आई होप वेक्टर में सबने पढ़ा होगा a डॉट बी। अगर a डॉट बी 0 आ जाए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो a डॉट बी करते कैसे हैं? दोनों के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक 0 आ रहा है, तो स्टेटमेंट इज राइट। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करना है क्या ये ए और बी के कोप्लेनर है। ये आई होप स्टूडेंट तुम लोग ने पढ़ा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है ये, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसका मतलब लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो ये आएगा इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए और बी के प्लेन में नहीं आएगा, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। थर्ड इज द आंसर। क्लियर है? सो स्टूडेंट अगेन ये CUT 2023 का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर का, बट रीजन असर्शन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग वेक्टर्स को नॉन जीरो वेक्टर मानते हैं, और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब बोलते हैं कॉस थीटा 0 है। इट मीन्स उसका एंगल π/2 है, 90 डिग्री पे है। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B, एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, मतलब साइन थीटा 0, मतलब साइन थीटा 0। इट मीन्स थीटा 0, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों और पैरेलल भी हों? ये पॉसिबल नहीं है। इफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A and B आर 0, इट इंप्लाइज दैट वन ऑफ द वेक्टर मस्ट बी अ नल वेक्टर। बिल्कुल सही है। ये पॉसिबल नहीं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हों पैरेलल भी हों। तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या कि या तो मॉड A 0 आ जाए या मॉड B 0 आ जाए। तो एक A डॉट B निकालो या A क्रॉस B निकालो, 0 ही आएगा। ठीक है, तो असर्शन इज राइट। अब रीजन क्या है? नल वेक्टर इज अ वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है? 0 वेक्टर आता है, सॉरी 0 आता है। अब इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे फंस जाते हैं लोग कि यार रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। क्या यही रीजन है क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है, इसी वजह से A डॉट B और A क्रॉस B अगर दोनों 0 आ रहे हैं तो क्या वजह यही है कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है? बिल्कुल यही वजह है। अगर तुम देखो कॉस थीटा साइन थीटा 0 हो नहीं सकते, बस कब 0 हो सकता है? जब दोनों में से एक 0 हो, मतलब दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो, और दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो, तो इसी वजह से ये चीज हो रही है। हेंस R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी
कि फ्यूचर में किस तरह के रीज़न असर्शन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन CUET एग्ज़ाम में तुम्हारे आ सकते हैं। अभी आगे फर्दर हम लोग CUET 2022 के भी क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।